हेलो फ्रेंड्स, धैर्य स्टडी पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। पिछली वीडियो में हमने भारत और चीन के बीच में विवाद के कारण पढ़े, जिनमें 9 कारणों को हमने डिस्कस किया। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से भी उस वीडियो को जाके देख सकते हो। आज अपन भारत और चीन के संबंधों का महत्व पढ़ेंगे। यदि भारत और चीन के बीच में यदि संबंध अच्छे होते हैं, रिश्ते अच्छे होते हैं, तो दोनों ही देशों को क्या लाभ होगा, क्योंकि हानि तो दोनों देशों को होने वाली नहीं है। यदि दोनों मिल जाएं तो दोनों को ही विशेष फायदा होगा। तो उन सभी फायदों को अपन एक एक करके देखते हैं। तो आइए, यदि भारत और चीन के संबंध यदि बेहतर होते हैं तो उनकी अर्थव्यवस्था यानी इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी, एक नई दिशा मिलेगी, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। वह एक शक्तिशाली राष्ट्र भी बन सकते हैं, क्योंकि दोनों के बीच में भारत प्लस चीन के बीच द्विपक्षीय व्यापार प्रचलित है, यानी दोनों के बीच में व्यापार होता रहता है। और ये व्यापार 100 मिलियन डॉलर के बराबर है। यानी भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार प्रचलित है, और इनका जो व्यापार कितना होता है, 100 मिलियन डॉलर के बराबर होता है इनके बीच में व्यापार। तो दोबारा से मैं रिपीट कर देता हूं कि यदि भारत और चीन के बीच में संबंध अच्छे होते हैं तो उनकी जो अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा मिलेगी, और उनकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, शक्तिशाली राष्ट्र बन सकते हैं, क्योंकि भारत और चीन के बीच में द्विपक्षीय व्यापार प्रचलित है और यह व्यापार 100 मिलियन डॉलर के बराबर है। तो यदि इनके बीच में मित्रता होती है तो इनको विशेष लाभ होगा। अब मैं दूसरा महत्व बताता हूं कि यदि दोनों के बीच में मित्रता हो जाती है तो दूसरा क्या लाभ है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में लाभ। ये लाभ किस प्रकार होगा सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में, क्योंकि भारत दुनिया में यानी विश्व में यानी दुनिया में भारत एक सॉफ्टवेयर
सॉफ्टवेयर शक्ति है तथा चीन एक प्रमुख हार्डवेयर शक्ति में उन्नत है। यानी सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष लाभ हो सकते हैं, क्योंकि विश्व में भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में एक प्रमुख देश माना जाता है और चीन हार्डवेयर के क्षेत्र में एक प्रमुख शक्ति माना जाता है। यदि ये दोनों मिल जाएं, यदि हार्डवेयर शक्ति और सॉफ्टवेयर शक्ति मिल जाएं, यानी भारत और चीन मिलेंगे तो ये दोनों शक्तियां मिल जाएंगी और इनके मिलने के कारण ये सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर सकते हैं। नए कीर्तिमान का मतलब सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में बहुत सारे लाभ ये कर सकते हैं। तो दोबारा से देख लीजिए, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लाभ, विश्व में भारत सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में विशेष देश माना जाता है। चीन एक प्रमुख हार्डवेयर शक्ति है। यदि ये दोनों को मिला दिया जाए तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक नए कीर्तिमान खड़े स्थापित कर सकते हैं। अपन इसके बाद में तीसरा लाभ देखते हैं। ये बीए पार्ट फाइनल के जो विद्यार्थी है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो लाभ है वो है ऊर्जा सुरक्षा, यानी चीन और भारत प्लस चीन ने, दोनों ने अपने अपने देशों में अन्य राष्ट्र की कंपनियां, अन्य राष्ट्र की कंपनियां स्थापित की, लेकिन ये कंपनियां इन देशों के जो परंपरागत ऊर्जा संसाधन है उनका शोषण करेंगी, उसकी यानी इनकी सुरक्षा के लिए उचित व्यवस्था नहीं की। यानी भारत और चीन में दोनों ने अन्य राष्ट्रों से कंपनियां स्थापित कर ली। ये कंपनियां परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का शोषण कर रही है और इनको बचाने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। यदि ये दोनों देश मिल जाते हैं तो जो मध्य एशिया में यूरेनियम
खनिज पाया जाता है। खनिज अधिक मात्रा में पाया जाता है और इसको ये दोनों देश और मध्य एशिया में जितने भी देश आते हैं वो इनका उपयोग कर सकते हैं। यदि मध्य एशिया के सभी देश, एशिया और मध्य एशिया के सभी देश यदि मिलकर काम करें तो ये यूरेनियम है, इसका उपयोग करके अपने देश का विकास कर सकते हैं। यदि इनके बीच में संबंध अच्छे नहीं होते हैं तो ये यूरेनियम का जो शोषण है वो अमेरिका व अन्य राष्ट्र करेंगे। यूरोप के लोग, यूरोप के जो राष्ट्र है वो इनका उपयोग करेंगे कंपनियां स्थापित करके। इसीलिए इस यूरेनियम खनिज और अन्य खनिजों की सुरक्षा के लिए विशेष कदम उठाना बहुत जरूरी है और ये तभी ही होगा जब भारत और चीन दोनों मिल जाएंगे, तब ही हो सकता है। चौथा लाभ, एक ध्रुवीय विश्व के प्रति संतुलित, यानी एक ध्रुवीय विश्व के प्रति संतुलित, यानी सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये एक ध्रुवीय विश्व क्या है। यानी 1945 से 1990 के बीच में विश्व में दो महाशक्तियां रही, विश्व में दो महाशक्तियां रही, जिसमें यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, एक तो ये शक्ति हो गई, ये हो गई यूएसएसआर यानी सोवियत संघ। ये दो शक्तियां 1945 से 1990 के बीच में रही और इनके बीच में भी द्वंद्व चला था जिसे हम शीत युद्ध कहते हैं। शीत युद्ध, एक महाशक्ति विश्व की बनना चाहता था, संयुक्त राज्य अमेरिका ये चाहता था कि मैं बनूं, यूएसएसआर ये चाहता था, इसलिए इनके बीच में शीत युद्ध हुआ। और 1991 में यूएसएसआर का विघटन हो गया और एक ही महाशक्ति बची, वो थी संयुक्त राज्य अमेरिका महाशक्ति। और आज भी अमेरिका ही, संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति है। एक महाशक्ति बची, इसे ही एक ध्रुवीय विश्व के नाम से जाना जाता है। और एक ध्रुवीय विश्व अब है, यानी महाशक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका है। 1991 से ये महाशक्ति बन गई थी यूएसएसआर को पछाड़कर, तो इसे ही एक ध्रुवीय विश्व कहते हैं। यानी विश्व में एक महाशक्ति का होना एक ध्रुवीय विश्व कहलाता है। और इसके प्रति अपन को इसलिए भारत और चीन के यदि संबंध अच्छे होते हैं तो इस एक ध्रुवीय विश्व के प्रभाव को मध्य एशिया में इसके प्रभाव को रोका जा सकता है, क्योंकि जो संयुक्त राज्य अमेरिका है वो राजनीतिक
प्लस आर्थिक दृष्टि से मजबूत है और वो मध्य एशिया का जो खनिज है उनको काम में लेना चाहता है अपनी आर्थिक स्थिति को और मजबूत बनाने के लिए। इसीलिए भारत और चीन के संबंध अच्छे होने बहुत आवश्यक है, और अच्छे संबंध होंगे तो इनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, और आर्थिक स्थिति यदि मजबूत होगी तो इस संयुक्त राष्ट्र अमेरिका को मध्य एशिया में प्रभाव यानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के प्रभाव को मध्य एशिया में रोका जा सकता है। मध्य एशिया के और भी देशों को एकजुट होकर इस शक्ति का मुकाबला करने की आवश्यकता है। इसके बाद में अपन कुछ अन्य कारक जो अन्य लाभ है दोनों के संबंध में वो देख लेते हैं। अन्य लाभ में पहला है ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए विशेष कदम उठाना। यानी आपको पता है कि विश्व एक बहुत बड़ा संकट है ग्लोबल वार्मिंग, और इस ग्लोबल वार्मिंग के कारण ही तापमान बढ़ता है। तापमान बढ़ेगा तो जो हिमालय है और अन्य स्थान है वहां से बर्फ पिघलेगी, और उस बर्फ के पिघलने के कारण इससे बर्फ पिघलने के कारण जब ये बर्फ पिघलेगी तो नदियों में जल का स्तर बढ़ेगा, और जल का स्तर बढ़ने से बाढ़ आ जाएगी। इसी कारण इस ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए दोनों देश मध्य एशिया में ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के लिए भारत और चीन दोनों को साथ में रिश्ते अच्छे करके और एशिया में जो अन्य राष्ट्र है उनको मिलाकर इसके लिए विशेष कदम उठाना होगा। इसके बाद सैन्य खर्चों में कटौती, यानी सैन्य खर्चों में कटौती का मतलब यह है कि दोनों राष्ट्र अपनी अपनी सीमाओं में सैनिक तैनात कर रखे हैं, यानी एक दूसरे से शत्रुता यानी रिश्ते बेकार होने के कारण उनको एक दूसरे को डर लगा रहता है कि भारत चीन पर आक्रमण नहीं करते, चीन भारत पर आक्रमण नहीं करते, इसलिए सुरक्षा की व्यवस्था दोनों राष्ट्रों ने कर रखी है। इसलिए जो सेना रखते हैं इन पे खर्चा बहुत होता है, और यदि इनके संबंध अच्छे होते हैं, यानी अच्छे होते हैं तो इन सैनिक खर्चों में कमी आएगी, और कमी आएगी तो जो ये सैनिक खर्चा जो सेना में लग रहा है वो देश के विकास के लिए लगाया जाएगा, तो सैन्य खर्चों में कटौती भी यह भी एक लाभ है। तीसरा जो लाभ है हिंद महासागर की सुरक्षा। इस हिंद महासागर में भी
अन्य राष्ट्रों ने यानी एशिया के अन्य राष्ट्रों ने धीरे धीरे कब्जा शुरू कर दिया है। यहाँ पर बंदरगाहों का निर्माण भी धीरे धीरे अन्य राष्ट्र कर रहे हैं। तो इसी से जो हिंद महासागर है उसको बचाना है, तो सभी को साथ में मिलकर कार्य करना होगा। इसके बाद यदि भारत प्लस चीन के संबंध अच्छे होते हैं तो भारत और पाकिस्तान, जैसे पाकिस्तान भी बोल सकते हो, पाक भी बोल सकते हो। तो यदि भारत और चीन के संबंध अच्छे होते हैं तो भारत और पाकिस्तान के संबंध भी अच्छे होंगे, क्योंकि ऑलरेडी इन दोनों के संबंध पहले ही अच्छे हैं। इसीलिए भारत और चीन से संबंध अच्छे करने की आवश्यकता है। फिर पाकिस्तान भी भारत से संबंध अच्छे करेगा, वो आतंकवादी हमले नहीं करेगा। के बाद अपन दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए क्या कदम उठाए गए थे, उन सभी कदमों की अपन बात करेंगे कि क्या है ये बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए उपाय। आप इसको उपाय भी बोल सकते हो। बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम या उपाय भी बोल सकते हो अपन, उपाय यानी दोनों देशों के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए उठाए गए कदम या उपाय। तो सबसे पहला जो उपाय है वो सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना। भारत और चीन के सांस्कृतिक संबंध अच्छे नहीं है, क्योंकि दोनों की संस्कृतियां बिल्कुल अलग हैं। और यदि इनके बीच में अच्छे संबंध स्थापित करने हैं तो दोनों की संस्कृतियां एक दूसरे से मेल खानी चाहिए। तो दोनों के बीच सांस्कृतिक संबंध अच्छे नहीं हैं, क्योंकि दोनों की संस्कृति अलग अलग हैं। इसी कारण दोनों की संस्कृति अच्छी न होने, अलग अलग होने के कारण दोनों के बीच में संबंध अच्छे नहीं है। इसीलिए इस सांस्कृतिक संबंधों को अच्छा बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी
नरेंद्र मोदी जी ने 2018 में आयोजित वुहान शहर जो चीन में है, इस वुहान शहर में सांस्कृतिक सम्मेलन हुआ था और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वुहान शहर में गए थे और सांस्कृतिक जिस सम्मेलन में भाग लिया था, जिससे चीनियों की जो सांस्कृतिक जो उपलब्धियां हैं, संस्कृति के बारे में इन्होंने वहां पर काफी कुछ जाना था। फिर इसके बाद ये तो भारत में, ये तो चीन में हो गया सम्मेलन। फिर उसके बाद 2019 में भारत में सम्मेलन हुआ था मामल्लपुरम थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है वो, तमिलनाडु में मामल्लपुरम में एक सम्मेलन हुआ था और इस सम्मेलन में चीन के प्रधानमंत्री, चीन के पीएम ने इसमें भाग लिया था और इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन के प्रधानमंत्री को जो भारत में जो संस्कृति को प्रदर्शित करने वाले जो स्मारक हैं, जो प्राचीन संपदा है, उसको दिखाया। उन्होंने ये बोला कि देखो ये हमारे जो मामल्लपुरम के जो मंदिर हैं वो प्राचीन काल के मंदिर हैं, इनकी जो कला है वो देखिए, हमारे जो दुर्ग है वो देखिए। तो भारत की जो संस्कृति थी उससे इस सम्मेलन में प्रधानमंत्री को रूबरू कराने की कोशिश की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसके बाद इसी में एक वर्ष चला 2020, भारत चीन सांस्कृतिक वर्ष, ये 2020 भारत चीन सांस्कृतिक वर्ष क्या था। 2020 में दोनों देशों ने डिसाइड किया था कि भारत और चीन सांस्कृतिक वर्ष बनाया जाएगा। इस वर्ष के अंतर्गत भारत की संस्कृति को चीन में मंच के माध्यम से, भारत की संस्कृति को चीन में मंच के माध्यम से, नृत्य और नाटकों के माध्यम से, भारतीय संस्कृति को चीनी जो वासी है उनको दिखाना था। और भारत और चीन की संस्कृति को, चीन की संस्कृति को मंच के माध्यम से भारत में दिखाना था, जिससे वहां के लोग एक दूसरे की संस्कृति को देख सके नाटकों के माध्यम से और इनके संबंध अच्छे हों। तो यही सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करना ये प्रमुख उपाय है दोनों के बीच में बेहतर संबंध स्थापित करने के लिए। इसके बाद दूसरा, तमिलनाडु तथा फुजियान, ये चीन में है, फुजियान
प्रांत के बीच सिस्टर प्रांत का रिश्ता, सिस्टर प्रांत का रिश्ता, यानी तमिलनाडु और फुजियान प्रांत के बीच में सिस्टर प्रांत का रिश्ता। लेकिन जो ये फुजियान है ये तो भारत में है, भारत का प्रमुख राज्य है। ये चीन का प्रमुख राज्य है, यानी प्रांत बोल दो या राज्य बोल दो। तो ये दोनों राज्य हैं, इनकी जो भौगोलिक दशाएं हैं, दोनों के संसाधन एवं भौगोलिक दशाएं आपस में मिलती हैं, आपस में मिलते जुलते हैं, यानी दोनों की जो संसाधन और भौगोलिक दशाएं मिलती जुलती हैं, इसीलिए दोनों के संसाधनों को एक दूसरे में काम में लिया जा सकता है, एक दूसरे के देश में काम में लिया जा सकता है। इसे ही सिस्टर प्रांत का रिश्ता कहते हैं। एक पैरा डिप्लोमेसी भी है, पैरा डिप्लोमेसी के द्वारा भी संबंधों को अच्छा किया जा सकता है। पैरा डिप्लोमेसी ये पैरा डिप्लोमेसी क्या है, यानी भारत और चीन जब एक दूसरे से विचार विमर्श करते हैं तो उनके राष्ट्रपति, भारत और चीन के राष्ट्रपति और पीएम, दोनों के पीएम जब मीटिंग करते हैं, इसी मीटिंग में उन देशों के जो राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो भी यदि साथ में इस मीटिंग में मिल जाए तो उसे पैरा डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। यानी दोनों देशों के प्रधानमंत्री प्लस राष्ट्रपति प्लस राज्यों के मुख्यमंत्री यानी दोनों देशों के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं, यदि वो मिलकर मीटिंग करते हैं या किसी चर्चा या कोई चर्चा करते हैं तो उसे पैरा डिप्लोमेसी के नाम से जाना जाता है। तो तमिलनाडु तथा फुजियान प्रांत के बीच में सिस्टर प्रांत का रिश्ता मैंने समझा दिया, पैरा डिप्लोमेसी मैंने आपको समझा दिया। अब अपन डीलिंकिंग पॉलिसी पढ़ेंगे, ये भी दोनों के बीच में संबंधों को अच्छा कर सकती है यदि इस पर काम किया जाए तो। डीलिंकिंग पॉलिसी, लेकिन ये डीलिंकिंग पॉलिसी है क्या? तो दोनों देशों ने, चीन प्लस भारत ने ये डिसाइड किया दोनों ने मिलकर कि इस नीति के अनुसार, इस पॉलिसी कह दो या नीति कह दो एक ही बात है, इस नीति के अनुसार भारत और चीन के जो सीमा संबंधित मुद्दे हैं, सीमा संबंधित मुद्दे और एक है आर्थिक मुद्दे, आर्थिक
मुद्दे, यानी भारत और चीन के जो सीमा संबंधित मुद्दे हैं और आर्थिक मुद्दे हैं, ये दोनों ही तनाव को बढ़ाते हैं और इन दोनों को अलग अलग करके इन पर विचार किया जाना चाहिए। यानी दोनों मुद्दों को बिल्कुल पृथक करके इन्हें सुलझाने का प्रयास किया जाना चाहिए। यदि इन दोनों को साथ में मिलाकर सुलझाने का प्रयास करेंगे, इन दोनों को साथ में मिलाकर सुलझाने का प्रयास करेंगे तो तनाव और बढ़ सकता है। तनाव दोनों देशों के बीच में तनाव बढ़ सकता है यदि दोनों मुद्दों को मिलाकर आप करोगे, क्योंकि सीमा संबंधित मुद्दे आर्थिक मुद्दों से अधिक जटिल हैं। क्योंकि सीमा संबंधित मुद्दे बहुत जटिल है, आर्थिक मुद्दे तो ज्यादा नहीं है, इसलिए दोनों को अलग अलग करके इन पर विचार विमर्श किया जाना चाहिए। इसे ही डीलिंकिंग पॉलिसी के नाम से अपन जानते हैं। इसके बाद डीलिंकिंग पॉलिसी हमने समझ ली। इसके बाद ये डीलिंकिंग पॉलिसी लाई गई थी, इससे भी बेहतर संबंध स्थापित करने का प्रयास किया गया था। और चौथा जो उपाय है, दोनों देशों के बीच अनौपचारिक सम्मेलन आयोजित करना, यानी दोनों देशों के बीच में अनौपचारिक सम्मेलन। मैंने पहले ही बता दिया 2018 में वुहान शहर में अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था। दूसरा 2019 में तमिलनाडु में अनौपचारिक सम्मेलन हुआ था। तो यह अनौपचारिक सम्मेलन के माध्यम से भी हम भारत और चीन के संबंधों को मजबूत करने का अपन प्रयास कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हमने 2 पॉइंट देखे, दोनों पॉइंटों पर डिस्कस किया और भारत चीन जो संबंध है वो टॉपिक आज हमने खत्म कर लिया। पिछली वीडियो में हम उनके कारणों पर डिस्कस किया था। तो यदि फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें। आपके कमेंट हमें एक नई दिशा देते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।